हेलो। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में क्या हुआ था कि मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ गैसियस रिएक्शन या ऑफ द रिएक्शन। तो उसमें उसमें क्या होता है, गैस फेज में थी सारी। तो अपन क्या करते, प्रेशर मेजर करते, है ना। और प्रेशर प्रेशर मेजर करके उसके बाद क्या करते कि वही फर्स्ट ऑर्डर वाली, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है मोस्टली गैस फेज की, और फर्स्ट ऑर्डर वाले रिएक्शन से कंपैरिजन करवा देते एल एन। वो अपना क्या होता था, ए अपॉन ए माइनस एक्स। उसी तरह अपन ए को क्या डिफाइन कर दिया था, पी इन्फिनिटी माइनस पी नोट, और ए माइनस एक्स को बोल दिया था पी इन्फिनिटी माइनस पी टी, है ना। अब देखो, अब अपन करने जा रहे हैं रिएक्शन इन सॉल्यूशन फेज। वो गैस फेज में थी, अब करते हैं रिएक्शन इन सॉल्यूशन फेज। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन में जैसे ए गिव्स प्रोडक्ट बी या बी प्लस सी जो भी, तो सॉल्यूशन में पहले कंसंट्रेशन लेंगे टी इक्वल टू 0 पे, और टी इक्वल टू टी पे कंसंट्रेशन होगी ए माइनस एक्स, और इसी प्रकार एक्स और एक्स, है ना। तो अब देखो सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा कि जैसे टी इक्वल टू टी पे, किसी टी इक्वल टू टी पे कंसंट्रेशन सी टी निकालने के लिए अपने को अपन सॉल्यूशन के अंदर देख तो नहीं सकते कि ए कितना बनाए, बी कितना बनाए या सी कितना बनाए। तब रिएक्शन प्रोग्रेस में होगी, मतलब रिएक्शन खत्म होने से पहले अपन ये नहीं निकाल सकते कि ए माइनस एक्स कितना है देख के। अगर रिएक्शन पूरी हो जाएगी तब तो अपन बता देंगे कि ये 0 हो गया, बी ए बन गया पूरा, सी ए बन गया, है ना। ए से एक्स निकलता है तो एक्स और एक्स बनता है, अगर ए से पूरा ए निकलेगा तो ए और ए बनेगा। पर सी किसी टाइम बीच रिएक्शन होने से पूरी होने से पहले अपन कंसंट्रेशन नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए फर्स्ट मेथड आता है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन देखो, टाइट्रेशन का क्या मतलब होता है कि अपने पास एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसकी कंसंट्रेशन अपने को पता है। जैसे कंपाउंड मैंने ले लिया ई है, एक कोई तो ई है कंपाउंड जिसकी कंसंट्रेशन नॉन है, हाँ। और मैं क्या करता हूँ कि ई, अब ई के साथ अपन रिएक्शन करवा के देख सकते हैं। जैसे ये रिएक्शन ए गिव्स बी प्लस सी। अब देखो, मुझे अगर बी की कंसंट्रेशन निकालनी है तो मैं एक ऐसा कंपाउंड लूंगा जो सिर्फ बी के साथ रिएक्ट करे। अगर जैसे ई और बी रिएक्ट करते हैं, ई और बी, तो फॉर एग्जांपल कुछ बनता है अपना, और जी मान लेता हूँ, जी, है ना। तो देखो ई की कंसंट्रेशन पता है, फॉर एग्जांपल ई की कंसंट्रेशन मैंने सी डैश मान ली, सी डैश, और बी की किसी टी टाइम पर बी कितना बना होगा, एक्स। उस अभी पीछे वाले रिएक्शन के हिसाब से एक्स बना होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, सी मुझे पता है और एक्स मुझे निकालना है। उसका मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि अपन एन फैक्टर निकालना आता है अपने को। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करके अब मैं निकाल सकता हूँ बी कितना रिएक्ट करेगा अगर मैंने ई सी डैश लिया है तो, है ना। या ई सी डैश के अंदर मैं अगर वॉल्यूम दे दिया मैंने कि ई की कंसंट्रेशन ये और ई का कंज्यूम्ड वॉल्यूम है वी वन, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ई के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ, बी के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ। वो अपना फॉर्मूला होता था एन फैक्टर इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो बी के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए मैंने, तो अब मुझे पता चल गया कि बी एक किसी टाइम टी पर बी कितना बना था, जितना बनेगा उतना ई के साथ रिएक्ट करेगा। और ई की सारी चीज़ें अपने को पता है क्योंकि ई तो मैं खुद ऊपर से कोई दूसरा नॉन मटेरियल डाल रहा हूँ, उसका वॉल्यूम मुझे पता होगा, कंसंट्रेशन मुझे पता होगी।
तो मैं बता सकता हूँ ई जितना बी बना होगा उतना ई के साथ रिएक्ट कर जाएगा और कोई दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। तो मैं किसी भी टाइम पर मैं ये टाइट्रेशन मेथड से निकाल सकता हूँ किसी भी कंपाउंड के बारे में। फॉर एग्जांपल मुझे ए का निकालना है, ए का, तो मैं क्या करूँगा, एक ऐसा टाइट्रेशन एज ए सॉरी टाइट्रेशन ऐसे कंपाउंड के साथ करूँगा जो सिर्फ ए के साथ रिएक्ट करे, है ना। सी निकालना है तो मैं ऐसा कंपाउंड के साथ रिएक्ट करूँगा जो सी निकाले। तो अब अपन क्या करेंगे, अलग अलग केस पढ़ेंगे अलग अलग रिएक्शंस के अंदर कि कौन सा मुझे टाइट्रेशन किसका निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल केस 1 में आता है, केस 1 जैसे ओनली वन रिएक्टेंट, केस 1 में लिखता हूं मैं ओनली वन रिएक्टेंट, ओनली वन रिएक्टेंट रिएक्ट्स विद और reacts with the titrating agent। इसका मैं अभी एग्जांपल लेके चलता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया H2O2 का। H2O2 लिक्विड क्या करता है, H2O प्लस हाफ O2 देता है, ये O2 गैस होती है और H2O लिक्विड होता है ना, ये देती है। तो अब देखो, अब मैं एक किस्सा फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर हेडिंग क्या डाली, अपन केस पढ़ रहे हैं ओनली वन रिएक्टेंट। तो ओनली वन रिएक्टेंट मतलब मुझे सिर्फ H2O2 की किसी टाइम t पर कंसंट्रेशन निकालूंगा मैं। जैसे मुझे t इक्वल टू 0 पे दे रखा है, t इक्वल टू 0 पे तो गिवन है a, है ना। अब t इक्वल टू t पे अपन नहीं निकाल सकते, सॉल्यूशन के अंदर तो जा नहीं सकते। तो अब क्या करेंगे, t इक्वल टू मैं कोई अब टाइट्रेटिंग एजेंट लेता हूँ K1O4, K1O4। तो अब मैं K1O4 के लिए अलग से कैसे स्टडी करता हूँ। इधर है H2O2, इधर है KMnO4। मैंने H2O2 की इनिशियल कंसंट्रेशन t इक्वल टू 0 पे लिया था A, और t इक्वल टू 0 पे सॉल्यूशन में मैंने K1O4 डाला। K1O4 का V नोट फॉर एग्जांपल V नोट वॉल्यूम कंज्यूम हो गया। अब देखो, सिर्फ H2O2 रिएक्शन कर रहा है K1O4 के साथ, तो क्या करेंगे, देखो V नोट किसके प्रोपोर्शनल होगा, H2O2 की कंसंट्रेशन के, है ना। क्योंकि इनिशियल सिर्फ H2O2 का कंसंट्रेशन होगी इनिशियली A, अगर H2O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो अपने को K1O4 की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा निकालनी पड़ेगी, ज़्यादा डालना पड़ेगा वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल मैंने गिवन M1 कंसंट्रेशन का मैं डाल रहा हूँ K1O4, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, K1O4 का वॉल्यूम V नोट इज प्रोपोर्शनल टू A। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन H2O2 होगी उतना ही ज़्यादा मुझे वॉल्यूम डालना पड़ेगा, है किसी नॉन मोलैरिटी के हिसाब से। अब मैं क्या करता हूँ, t इक्वल टू टी पे H2O2 की कंसंट्रेशन A-X होगी, A-X बचा होगा H2O2। अब मैंने V1 डाला t इक्वल टू टी पे, तो वो भी A-X भी क्या करेगा, प्रोपोर्शनल टू VT V1, या V1 को मैं डाल देता हूँ VT। तो अगर मैं VT वॉल्यूम डाला K1O4 का, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, T टाइम पे H2O2 की कंसंट्रेशन पे, है ना। तो A-X इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, VT। अब T इक्वल टू इन्फिनिटी, T इक्वल टू इन्फिनिटी पे H2O2 पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि H2O2 रिएक्टेंट से, तो H2O2 की 0 होगी। अब देखो इसका कंज्यूम्ड वॉल्यूम कितना होगा, वो भी 0 होगा, क्योंकि H2O2 है नहीं तो उसका वॉल्यूम खत्म ही नहीं होगा, मतलब किसी के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं, और किसी के साथ रिएक्शन कर नहीं सकता, सिर्फ H2O2 के साथ कर रहा है। क्योंकि अपने केस कौन सा पढ़ रहे हैं जिसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट टाइट्रेटिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करे। तो अब मैं अगर जैसा पहला फॉर्मूला क्या था, K इक्वल टू 1/T ln A अपॉन A-X। इसको मैं दोबारा लिखूं तो 1/T, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ln C0 अपॉन CT। अब देखो मैंने दो इक्वेशन बनाई थी, C0 मतलब A, जैसे V0 इज प्रोपोर्शनल टू A एंड
वी माइनस एक्स या वी नॉट, वी माइनस एक्स क्या है, सी टी इज प्रोपोर्शनल टू वी टी टू। तो मैं अगर इस इक्वेशन को दोबारा लिखना चाहूँ, 1/t ln सी नोट की जगह मैं क्या लिखूंगा, वी नोट लिख सकता हूँ, और सी टी की जगह वी टी, क्योंकि वी नोट इज प्रोपोर्शनल टू सी नोट, वी टी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू सी टी। तो वी नोट क्या है, के मोनोफोर का किसी टाइम टी इक्वल टू 0 पे कंज्यूम्ड वॉल्यूम, वी टी क्या है, किसी टाइम टी पे। तो अपना नया एक फॉर्मूला आ गया, के इक्वल टू 1/t ln वी नोट अपॉन वी टी। जैसे इस पे एक एग्जांपल करते हैं अपन, एग्जांपल H2O2 ½ O2 लिक्विड, लिक्विड और गैस। तो मैं क्या कहता हूँ, कंटेनर के अंदर 10 ml, कंडीशन दे रखी है मैंने 10 ml H2O2 है, और उसकी कंसंट्रेशन है 0.2 m, C इक्वल टू T इक्वल टू 0 पे। अब देखो तो T इक्वल टू T पे 0.2 m, 0 0, T इक्वल टू T पे क्या होगा, 0.2 माइनस x x, है ना, ये गैस है तो इसकी कंसंट्रेशन नहीं लिख, इसका प्रेशर आ जाएगा, कुछ कंसंट्रेशन लिखने की ज़रूरत नहीं। तो अब देखो, अब मैंने क्या किया, T इक्वल टू 0 पे मैंने बोला वी नोट कंज्यूम हुआ K1O4, और इसकी कंसंट्रेशन थी M1, ये तो नॉर्मल थी क्योंकि ये बाहर से करे अपने, ये इस प्रोसेस का अपने को पता है। तो अब देखो वी नोट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, वी नोट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि M1 कंसंट्रेशन है इसकी, तो K1O4 के नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, M1 अपॉन इंटू वी नोट, है ना, वही हुआ, और नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूँ H2O2 के, नंबर ऑफ मोल्स H2O2 क्या होगा, और ये T इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूँ, ये T इक्वल टू 0 पे है, T इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ मोल्स H2O2 के कितने होंगे, 0.2 इंटू 10 ml, है ना। अगर इसका भी वी नोट भी ml में, ये भी ml में तो चलेगा, है ना, मिली मोल आ जाएंगे इसके, और इसके भी मिली मोल आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब मुझे अब क्या करना है, मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता है। देखो मैंने अपना फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टर इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, एन फैक्टर। अब देखो एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करूंगा, क्योंकि ये दो रिएक्शन करें आपस में, तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, N1 M1 V नोट इक्वल टू N2 0.2 10। N1 क्या है, एन फैक्टर ऑफ K1O4, N2 क्या है, एन फैक्टर ऑफ H2O2, है ना। तो अब किस मीडियम में दे रखा है, K1O4 का निकाल सकते हैं, H2O2 का भी निकाल सकते हैं। तो एन फैक्टर पता होगा अपने को, और फिर अपने वी नोट पता कर लेंगे।
जिस प्रकार वी नोट निकाला उसी प्रकार वी टी निकाल सकते हैं, और फाइनल फॉर्मूले में अपन वी नोट और वी टी की जरूरत पड़ेगी। अपन निकाल सकते हैं के इक्वल टू 1/t ln वी नोट अपॉन वी टी। अब सेकंड केस में पढ़ते हैं ओनली प्रोडक्ट रिएक्ट्स। रिएक्शन ए गिव्स बी प्लस सी। तो टी इक्वल टू जीरो पे पहले पढ़ेंगे, टी इक्वल टू जीरो पे। फॉर एग्जांपल टी इक्वल टू जीरो पे है ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और टी इक्वल टू जीरो पे फॉर एग्जांपल बी नोट प्रेजेंट है पहले से प्रोडक्ट, मतलब रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले से कुछ बी नोट है ना। और कुछ ऐसे एग्जांपल्स आएंगे जिसमें बी पहले बन नहीं रखा होगा, तो अपन उस टाइम फॉर्मूले में अभी बी नोट के हिसाब से करते हैं, उसके टाइम बी नोट की वैल्यू जीरो कर देंगे। और टी इक्वल टू टी पे क्या होगा, ए माइनस एक्स बी नोट प्लस एक्स, ये सी यहाँ जीरो था और इधर एक्स। अब देखो देखते टाइट्रेटिंग रिएजेंट किसके साथ रिएक्शन करेगा, टाइट्रेटिंग एजेंट बी के साथ रिएक्शन करेगा। तो अब टाइट्रेटिंग एजेंट की बात करते हैं। टाइट्रेटिंग एजेंट का टी इक्वल टू टी नोट पे सॉरी टी इक्वल टू जीरो पे वी नोट वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है। तब देखो वी नोट किसके प्रोपोर्शनल होगा, वी नोट इज प्रोपोर्शनल टू बी नोट के, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी के। और वी टी किसके प्रोपोर्शनल होगा, वी टी इज प्रोपोर्शनल टू बी नोट प्लस एक्स के। अब देखोगे टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, यहाँ ए से जीरो बच जाएगा, बी नोट प्लस ए, यहाँ जीरो बी नोट प्लस ए और ए। तो वी इन्फिनिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा, वी इन्फिनिटी इज प्रोपोर्शनल टू बी नोट प्लस ए। अब देखो पहले अपने फॉर्मूले में क्या आता था, 1/t ln, जो इससे लास्ट लेक्चर में था क्या था, वी इन्फिनिटी माइनस वी नोट अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। जैसे पी इन्फिनिटी माइनस पी नोट अपॉन पी इन्फिनिटी माइनस पी टी क्या था। फिर मैंने किया कि पी भी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, वी भी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। तो मैं उस फॉर्मूले को सेम लिख सकता हूँ, वी इन्फिनिटी माइनस वी नोट अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। तो अब देखो अपने को निकालना है वी इन्फिनिटी, अपने को निकालना है वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। अब तो जैसे इक्वेशन मैंने 1 2 और 3, वी इन्फिनिटी माइनस वी नोट इज प्रोपोर्शनल टू ए, and v infinity minus vt is proportional to a minus x। इक्वेशन 4 एंड 5। अब देखो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, k का k इक्वल टू 1/t ln ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। अब a किसके प्रोपोर्शनल है, वी इन्फिनिटी माइनस वी नोट, और a माइनस एक्स वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। तो 1/t ln ऑफ वी इन्फिनिटी माइनस वी नोट अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस वी टी के इक्वल टू। अब कोई एक रिएजेंट एक प्रोडक्ट रिएक्ट करेगा तो अपने को ये फॉर्मूला लगाना है।
अब थर्ड केस, केस थर्ड में क्या है कि इफ मोर देन वन कंपाउंड इज रिएक्टिंग इवन द कैटलिस्ट। तो अब देखो एक अगर बहुत से कंपाउंड रिएक्ट करें तो अपने को क्या करना है, जैसे सिंपल सिंपल लिखना ए माइनस टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू टी, टी इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना। तो और अब टी इक्वल टू जीरो पे ए सारे के सारे लिखना है जीरो जीरो जीरो, टी इक्वल टू टी पे, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, सारी कंडीशंस लिखनी है। फिर देखो फिर अपन सारे के सारे ऐड करेंगे, जैसे बहुत से रिएक्टेंट्स वी इन्फिनिटी माइनस वी नोट क्या होगा 4a, क्योंकि अब इसके अंदर दे रखा है अपने को। हाँ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इक्विवेलेंट ऑफ ए, एक मिनट रुको, देखो अगर ए बी सी डी, यही है ना, इसमें क्या दिखा रखा है, सॉरी, हाँ इसमें क्या ए बी सी डी। हाँ अब देखो ए बी सी डी, अगर ए बी सी डी किसी तीसरे कंपाउंड ई के साथ सारे रिएक्ट कर रहे हैं, सारे रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसका इसमें सबसे अच्छी चीज़ होती है कि इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट ऑफ बी प्लस इक्विवेलेंट ऑफ सी प्लस इक्विवेलेंट ऑफ डी इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट ऑफ ई, क्योंकि ई सारे को सभी के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो सारों के इक्विवेलेंट जोड़ेंगे और इक्विवेलेंट ऑफ ई के इक्वल होंगे। पहले अपन क्या करते थे, ग्राम इक्विवेलेंट में क्या करते थे, एक के साथ एक करता था तो उन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर देते थे अभी तक। अभी अपने को क्या करना है, सारों के ग्राम इक्विवेलेंट अलग अलग निकालने और फिर ई के इक्वल करने हैं, जैसे इसने किया है अभी। तो इक्विवेलेंट से तुम लोग करोगे तो तुम फिर बाद में सेम चीज़ पता चलेगी कि अब वी इन्फिनिटी माइनस वी नोट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ए पे, और वी इन्फिनिटी माइनस वी टी क्या करता है ए माइनस एक्स पे। तो अगर मोर देन वन प्रोडक्ट या रिएक्टेंट सारे करेंगे, अपन सारे रिएक्शन करेंगे, तो भी वही फॉर्मूला आएगा 1/t ln ऑफ वी इन्फिनिटी माइनस वी नोट अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। देखो अभी इसने एक एग्जांपल लिया है नेक्स्ट लेक्चर में, एग्जांपल, और इसी के अंदर है अपना एग्जांपल। देखो एग्जांपल ये एसिड कैटलाइज्ड, इस रिएक्शन के अंदर अब देखो यहाँ ये टाइट्रेटिंग रिएजेंट है NaOH, तो NaOH क्या है, बेस, वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। तो देखो एसिड क्या है इसके अंदर, एसिड यहाँ कैटलिस्ट का काम कर रहा है ना, इस रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अब अपन ये कर सकते हैं कि एसिड की कंसंट्रेशन एसिड के हिसाब से उस रिएक्शन का K क्या होगा। तो मैंने क्या किया, एसिड की HCl का इनिशियल वॉल्यूम, हाँ कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज प्रोपोर्शनल टू V नोट, फिर क्या होगा HCl प्लस X, देखो NaOH, सॉरी क्या है यहाँ NaOH क्या है, बेस, तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। एसिड यहाँ क्या है, एक तो HCl है, एक CH3COOH, तो HCl इसने कैटलिस्ट के रूप में यूज किया है, तो ये क्या करेगा, रिएक्शन तो करेगा नहीं, ये सिर्फ इसकी ये काम करेगा रिएक्शन को प्रोग्रेस करने में, और खुद की जो कंसंट्रेशन है वो सेम रखेगा। तो देखो T इक्वल टू जीरो पे NaOH को रिएक्शन, NaOH को चाहिए H प्लस T इक्वल टू जीरो पे कौन प्रोवाइड कर सकता है, सिर्फ HCl प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि CH3COOH उस टाइम बना नहीं होगा, क्योंकि इसने स्टार्टिंग कंडीशन कुछ नहीं दिए है ना। तो CH3COOH नहीं बना होगा तो V नोट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ HCl, ठीक है। अब T इक्वल टू T पे NaOH का कितना वॉल्यूम कंज्यूम होगा, उसके लिए देखना होगा HCl की कंसंट्रेशन प्लस
एक्स, एक्स क्या होगा CH3COH, क्योंकि उस टाइम CH3COH बन गया होगा कुछ, तो एक्स बना होगा। यहाँ से मैं ए लूँगा तो ए माइनस एक्स करके यहाँ एक्स आएगा। तो कंसनट्रेशन ऑफ HCl प्लस एक्स इज प्रोपोर्शनल टू VT, और V इन्फिनिटी पे क्या होगा CH3COH पूरा ए बन जाएगा, तो ए प्लस कंसनट्रेशन ऑफ HCl इज प्रोपोर्शनल टू V इन्फिनिटी। तो सेम फॉर्मूला करेंगे K इक्वल टू 1/T ln V इन्फिनिटी माइनस V नोट अपॉन V इन्फिनिटी माइनस VT। देखो इस क्वेश्चन से सीखने को ये मिला है कि जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है, वो सिर्फ रिएक्शन के अंदर खुद रिएक्ट नहीं करता है, वो काम करता है रिएक्शन स्लो या फास्ट कराने के लिए। ठीक है, जहाँ स्लो करने की ज़रूरत होती है वहाँ स्लो करवाता है, जहाँ फास्ट करने की ज़रूरत होती है वहाँ फास्ट करवाता है। अलग अलग टाइप के कैटलिस्ट होते हैं। तो तो अपने को ये टाइट्रेशन का तो पता चल ही गया अभी तक। हेलो। तो अभी तक अपने कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें रिएजेंट या प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव हो, है ना। तो अपन उसमें क्या करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिविटी देख के अपन बता सकते हैं कि किसी स्टेप पे किसी टाइम टी पे रिएक्टेंट्स अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो रिएक्टेंट्स की कितनी कंसंट्रेशन होगी, या रिएजेंट है तो रिएजेंट की क्या कंसंट्रेशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसने लिया सुक्रोज, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करने पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। सुक्रोज भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ग्लूकोज भी ऑप्टिकली एक्टिव, तीनों ऑप्टिकली एक्टिव है ना। सुक्रोज क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है, तो इसका अल्फा 1 पॉजिटिव है, इसको अल्फा 1 मान लेते हैं, जैसे 57 है, और ग्लूकोज भी 57 अल्फा 2, और फ्रुक्टोज क्या करता है कि फ्रुक्टोज में लिवर रोटेटरी है, तो इसलिए नेगेटिव में लेते हैं अपन -91। जैसे फिर इसने एग्जांपल लिया है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, टी इक्वल टू 0 पे थीटा नोट ना, टी इक्वल टू T1 पे थीटा 1, टी इक्वल टू T2 पे थीटा 2। अब देखो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन क्या करेंगे, ये तीनों कंबाइंड होकर कितना घुमा रहे हैं। जैसे अपन क्या करते हैं मेसो कंपाउंड में क्या बोलते थे, ऑप्टिक थीटा, फाइनल थीटा क्या होता था 0, क्योंकि एक पॉजिटिव घुमा था एक नेगेटिव घुमा था। तो अब अपन इसमें क्या करेंगे, थीटा नोट का मतलब है टी इक्वल टू 0 पे पूरे सॉल्यूशन का रोटेटेड एंगल, है ना। थीटा 1 पे, थीटा 1 का मतलब T1 पे पूरे सॉल्यूशन का, थीटा 2 मतलब T2 पे। जैसे ये रिएक्शन कैसे प्रोग्रेस होगी, सुक्रोज फ्रुक्टोज और सॉरी ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, टी इक्वल टू जीरो पे मान लेते हैं, ये दोनों नहीं बने हुए, ए उसी हिसाब से ए माइनस एक्स, एक्स टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0 ए ए। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ये तो अपने को पहले से पता होना चाहिए। ये देखो इसका फॉर्मूला होता है, ये ध्यान में रखना है कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो थीटा ज़्यादा होगा उसी के हिसाब से। तो थीटा नोट इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ए अल्फा 1। लैम्डा क्या होता है, लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। अब लेंथ ऑफ सॉल्यूशन के अंदर मैंने तुम्हें पढ़ाया होगा, उसके अंदर प्लेन पोलराइज लाइट के लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन मतलब एक ट्यूब लेते हैं, उस ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन लेते हैं उस ट्यूब की लेंथ। तो थीटा नोट इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा ए कंसंट्रेशन अल्फा 1 हेलो, कहाँ थे अपन, अरे कहाँ गया वो। तो क्या थे, थीटा नोट इक्वल टू लैम्डा ए अल्फा 1। थीटा इक्वल टू होता है लैम्डा इक्वल टू लैम्डा कंसंट्रेशन ए और अल्फा। अल्फा को अपन डिफाइन करते हैं 1m सॉल्यूशन के लिए लैम्डा इक्वल टू 1
m और 1 लेमडा इक्वल टू 1 मीटर के लिए अगर ऐसा यूनिट में अल्फा को देखें तो इसके अल्फा को डिफाइन करते हैं इसे। तो एक्चुअली थीटा ये होता है लेमडा ए अल्फा। तो देखो अभी तो थीटा नोट क्या होगा, थीटा नोट लेमडा कंसंट्रेशन क्या है थीटा नोट पे ए और अल्फा 1। थीटा टी क्या होगा, थीटा टी सॉरी वो क्या रहा है, सुक्रोज जा रहा है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। पहले था ए टी इक्वल टू 0 पे, तो थीटा नोट क्या हुआ लेमडा, लेमडा क्या है लेंथ ऑफ सॉल्यूशन, लेमडा कंसंट्रेशन इनटू अल्फा, इसे इसने बोला है क्या अल्फा 1 दिया है या अल्फा 1, अल्फा 1। टी इक्वल टू टी पे क्या होगा, ये होगा ए माइनस एक्स, एक्स और एक्स। टी इक्वल टू टी पे थीटा टी क्या होगा थीटा बाई एस, ये क्या होगा लेमडा 1 सॉरी लेमडा तो सेम रहेगा, सॉल्यूशन की लेंथ ए माइनस एक्स इंटू अल्फा 1 प्लस लेमडा उसके लिए सेम, इसकी कंसंट्रेशन क्या है एक्स, ग्लूकोज के बारे में बात कर रहा हूँ है ना, और इसका थीटा क्या है अल्फा 2, अल्फा क्या है अल्फा 2 प्लस लेमडा उसी प्रकार एक्स इंटू अल्फा 3। और उसी प्रकार थीटा इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी क्या ग्लूकोज तो कुछ बचेगा नहीं, फ्रुक्टोज और सॉरी सुक्रोज बचेगा नहीं कुछ, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज होगा, तो क्या होगा ए लेमडा ए इंटू अल्फा 2 प्लस लेमडा ए इंटू अल्फा 3, क्योंकि सुक्रोज कुछ नहीं बचेगा तो सुक्रोज बचेगा नहीं, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0 ए हो गया है। ठीक है, तो अभी देखो अब तक अपन यहाँ तक कर लिया, सॉरी ये तो अपनी ये एक इक्वेशन बनी लेमडा थीटा नोट थीटा टी और थीटा इन्फिनिटी। अब देखो इसमें क्या अननोन क्या क्या है, ए का तो पता ही अपने को है ना, लेमडा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो मैं क्या करूंगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 को हटाऊंगा पहले तीनों से, तीन इक्वेशन है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हटा दो, फिर मैं फाइनली करूंगा थीटा टी। देखो फाइनली अगर इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तुम लोग तो ये आ जाएगा के इक्वल टू, ये इक्वेशन आएगी ए अपॉन ए माइनस ए अपॉन ए माइनस, फाइनली अपनी इक्वेशन आ जाएगी अगर सोल्व करेंगे तो ए अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट अपॉन, छोड़ो यार, ए अपॉन ए माइनस एक्स आएगा थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी। तो ये आ जाएगा अपना वही, बहुत ईजी है सोल्व करना, क्योंकि तीनों क्या करोगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हटा दोगे तीनों इक्वेशन से, तो तुम्हारी इक्वेशन थीटा नोट के अंदर भी लेमडा और ए रहेगा, मतलब इक्वेशन किस में आएगी लेमडा ए एंड एक्स में है ना। तो फिर अगर ए अपॉन ए माइनस एक्स निकालोगे तो लेमडा दोनों तरफ लेमडा मतलब लेमडा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नोट थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी। तो ये तो एक अलग एग्जाम्पल था, मतलब एक एग्जाम्पल था जिसके अंदर तीनों के तीनों ऑप्टिकली एक्टिव थे। अब देखो कुछ जैसे केस वन में क्या लेते हैं ओनली रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स होगा तो सेम अपन निकालेंगे थीटा नोट थीटा नोट और थीटा टी। देखो थीटा इसके अंदर थीटा इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा 0, क्योंकि सिर्फ रिएक्टेंट्स ऑप्टिकली एक्टिव है तो रिएक्टेंट्स क्या होगा पूरा कंज्यूम हो जाएगा टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो सेम कुछ नहीं करना अपने को, टी इक्वल टू 0 पे उसी तरह थीटा नोट निकालना है, बस थीटा नोट की वैल्यू क्या होगी अल्फा सॉरी थीटा की वैल्यू क्या होती है अल्फा एल सी। तो अल्फा अपने को दे रखा होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, एल क्या है लेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अपने फाइनल फॉर्मूले में तो एल और अल्फा की कोई मतलब ही नहीं रहता है ना, तो अपने उस यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा थीटा इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो इसके अंदर क्या होगा थीटा नोट अपॉन थीटा टी, ऊपर वाले फॉर्मूले से ही कर सकते हैं। ओनली रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो अब देखो केस 2 के अंदर क्या आता है
मतलब एक से ज़्यादा एक्टिव हो। हम्म, जैसे अब ये हो सकता है कैटलिस्ट भी ऑप्टिकली एक्टिव हो, है ना। जैसे एक तो रिएक्टेंट्स हो, एक कैटलिस्ट हो। तो कैटलिस्ट के अंदर क्या होगा, कैटलिस्ट में क्या होगा, अब देखो टी इक्वल टू कैट, सॉरी, अब थीटा नोट, यहाँ क्या कर रहे थे, हाँ थीटा इन्फिनिटी। अब थीटा इन्फिनिटी जीरो नहीं होगा। इन्फिनिटी जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मेरा कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट तो पूरे टाइम रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो कैटलिस्ट के अंदर अपने थीटा नोट निकालेंगे, उसमें उसमें भी कैटलिस्ट का ऑप्टिकली एक्टिव वो कैटलिस्ट का थीटा जुड़ेगा, और फाइनली अपना थीटा इन्फिनिटी निकालेंगे। तो इन्फिनिटी सिर्फ कैटलिस्ट के कारण ही होगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स तो उस टाइम पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला आएगा 1/t थीटा इन्फिनिटी, मतलब वहाँ मतलब पॉइंट ये है कि यहाँ थीटा इन्फिनिटी जीरो नहीं होगा, और सब कुछ सेम है। फिर बोलता है रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट सारे के सारे कैटलिस्ट सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो सेम करेंगे थीटा नोट के लिए अपन, थीटा नोट के लिए सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट हो तो ये करेंगे, थीटा टी निकालेंगे, फिर थीटा इन्फिनिटी निकालेंगे। पूरा सोल्व करेंगे, सेम इक्वेशन आएगी, और पूरा पढ़ने की कोई दिक्कत ज़रूरत भी नहीं है। तुम लोग तो ये फॉर्मूला याद रखो लास्ट वाला। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो पूरा कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाला फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है कि, हाँ लेक्चर 6 से पहले इसके बाद है ना, ये आता है तुम्हें याद रखने की ट्रिक। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर ए नोट अपॉन ए माइनस एक्स आता है एल एन के अंदर। तो देखो वो वी इन्फिनिटी अपॉन इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, बस ये कंडीशन अलग अलग है। इफ ओनली रिएक्टेंट्स प्रॉपर्टी गिवन, तो वी नोट अपॉन वी टी, क्योंकि ये अपना अभी सभी, सॉरी, अभी तक प्रूव कर चुके हैं अपन ये सब कुछ।